बेटा लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिकल पावर के कुछ फॉर्मूले डिराइव किए। आज हम उन्हीं के बेस पे कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। देखो बेटा, जो हमने कल फॉर्मूले देखे थे, इसमें सबसे फर्स्ट फॉर्मूला जो था, ये था P इज इक्वल्स टू V इंटू आई। अब जिन बच्चों ने अभी तक लेक्चर नहीं देखा बेटा, तो वो फर्स्ट लेक्चर देख लेना है, उन्हें वो समझ में आएंगे कि हमने फॉर्मूले कैसे डिराइव किए हैं। सेकंड जो फॉर्मूला था वो था P इज इक्वल्स टू आई स्क्वेयर इंटू आर। थर्ड फॉर्मूला था बेटा पावर का, P इज इक्वल्स टू वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय आर। तो ये तीन फॉर्मूले जो है बेटा, ये पावर के फॉर्मूले हैं और एज पर दी गिवन डेटा हम लोग इसे यूज करेंगे। इसके अलावा और एक बात हमें समझना बेटा जरूरी है। जैसे कि आप लोगों ने ओहम्स लॉ पढ़ा है। ओहम्स लॉ क्या होता है बेटा? ओहम्स लॉ होता है वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। इन शॉर्ट हम क्या कह सकते हैं? वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। अगर हम लोग वोल्टेज बढ़ाएंगे तो वहां पे आप लोगों को करंट जो है वो बढ़ते हुए दिखाई देगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे एक कांस्टेंट ले ले, तो कांस्टेंट कौन आ जाता है बेटा? वो आ जाता है रेजिस्टेंस, दैट इज आर, अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। रेजिस्टेंस मतलब डिफिकल्टी होती है बेटा, जो करंट फ्लो होगा तो उसे जो डिफिकल्टी फेस करनी होगी उसी को आप लोग रेजिस्टेंस कहोगे। और ये जो रेजिस्टेंस है वो इस फॉर्मूले से अगर हम लोग देखें तो क्या निकल के आ रहा है? ये आ रहा है V अपॉन आई। ठीक है बेटा, रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है? वो होता है ओहम। वो इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, स्पीड ब्रेकर जैसा साइन होता है उसका। अब यहाँ पे एक बात समझना जरूरी है, क्या ये रेजिस्टेंस इस वोल्टेज और करंट पर डिपेंड है? ठीक से सोचो, क्या ये रेजिस्टेंस इस वोल्टेज और करंट पर डिपेंड है? तो इनके ऊपर डिपेंड नहीं करता बेटा, याद रखना है, क्योंकि ये वोल्टेज जितना बढ़ेगा उतना ही करंट बढ़ रहा है, ये दोनों प्रोपोर्शन में होते हैं। तो बेसिकली इस फॉर्मूले से हम लोग ये नहीं कह सकते कि ये रेजिस्टेंस वोल्टेज और करंट पर डिपेंड है करके। अब यहाँ पे करंट क्या होगा बेटा? जैसे मानो हम देख लेते हैं कि रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है। जैसे कि मानो एक कंडक्टर ले लेते हैं, कोई भी एक कंडक्टर ले लो। इस तरह से एक कंडक्टर लिए हम लोगों ने, और इस कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो हो रहा है। करंट फ्लो हो रहा है मतलब कौन फ्लो हो रहा है बेटा इसके अंदर? इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं। सही है। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ज्यादा वहां पे करंट आप लोगों को दिखाई देगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग करंट की बात कर ले, तो इस कंडक्टर की कुछ ना कुछ पर्टिकुलर लेंथ है। ये वाली लेंथ होंगे बेटा इसकी। सही है। और इसका एरिया होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया कुछ ना कुछ, जिसको हम लोग ए कहेंगे। अब मुझे एक बात सोच के बताओ, क्या ये जो रेजिस्टेंस है ये इस लेंथ पर डिपेंड करेगा? जैसे कि अभी यहाँ पे रेजिस्टेंस आर है, मान लेते हैं रेजिस्टेंस कितना प्रोड्यूस हो रहा है? आर। और लेंथ कितनी इसकी? यल है। अगर मैं इस लेंथ को बढ़ा दूं, मानो अब इस कंडक्टर की लेंथ हम लोगों ने बढ़ा दी, तो इसके अंदर जो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस्ड होगा बेटा, क्या वो भी बढ़ जाएगा? यस, वो भी बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे थे बेटा, इन्हें ट्रैवल करने के लिए डिस्टेंस सिर्फ इतना ही था, यल। सही है, मतलब ये लेंथ जो है ये कम थी वहां पे, इसलिए जो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस्ड होगा वो भी कम प्रोड्यूस्ड होगा, क्योंकि उसे कम डिस्टेंस ट्रैवल करना है। डिस्टेंस अगर कम होगा तो फ्रिक्शन भी कम होगा, मतलब रेजिस्टेंस भी कम होगा। इसीलिए इस केस में रेजिस्टेंस जो प्रोड्यूस होगा बेटा वो कम प्रोड्यूस्ड होगा। अगर मैं इसकी बात कर लूँ, यहाँ पे मान लेते हैं इसके लेंथ जो है वो L1 है। अब लेंथ बढ़ा दी बेटा हम लोगों ने। अब इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, इन्हें ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना होगा। ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना है तो ज्यादा डिफिकल्टीज होंगी, मतलब ज्यादा फ्रिक्शन वहां पे प्रोड्यूस होगा, और इसीलिए यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस है बेटा ये इंक्रीज हो जाएगा। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ, कैन आई से रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर? यस आई कैन। रेजिस्टेंस लेंथ पर डिपेंड होता है, जितना आप वायर की लेंथ बढ़ाओगे, जितना आप कंडक्टर की लेंथ बढ़ाओगे, उतना ही रेजिस्टेंस वहां पे इंक्रीज होते हुए दिखाई देता है। और एक बात, जैसे कि अभी हम लोगों ने बात करी लेंथ की, एरिया के बारे में सोचो। एरिया मतलब डायमीटर, या एरिया मतलब क्या होगा? पाई बाय 4 डी स्क्वायर होगा। तो एरिया बोलो या डायमीटर बोलो, तो हम स्पेसिफिकली एरिया कहते हैं। ठीक है। अगर हम लोग एरिया इंक्रीज करेंगे तो क्या रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा? सोचो। जैसे कि मानो अभी इसी एरिया को ले लो, यहाँ पे एरिया कितना है बेटा? एरिया यहाँ पर ज्यादा है इसके कंपैरिजन में। अगर एरिया ज्यादा होगा तो इसके अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे
वो भी ज्यादा होंगे क्योंकि एरिया ज्यादा है, बड़ा एरिया है। जितना बड़ा एरिया होगा उतने ही ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर प्रेजेंट होंगे बेटा, उतने ही ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर फ्लो होंगे। सही या नहीं? और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर ज्यादा है, इसका मतलब वहां पे करंट ज्यादा है, रेजिस्टेंस कम है। अगर हम लोग इस एरिया की बात कर ले तो यहाँ पे एरिया डिक्रीज हो चुका है। एरिया डिक्रीज होगा तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी कम हो जाएंगे। सही है? तो वहां पर इनका जो रेजिस्टेंस है बेटा वो इंक्रीज हो जाएगा। इस बात को भूलना नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पर हम लोग क्या रिलेशन बना सकते हैं? हम बोल सकते हैं रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अब इन दोनों को अगर हम लोग ऐड कर दे तो क्या निकल के आएगा? इन दोनों से हम लोग क्या लिख सकते हैं? एक बना दो उनको। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। एक कांस्टेंट लेंगे हम यहाँ पे, आर इज इक्वल टू रो। कांस्टेंट क्या लिया बेटा हम लोगों ने? रो। इसको बोला जाता है रजिस्टिविटी। क्या बोलना है इसे बेटा? रजिस्टिविटी। रो क्या होगा? रो होगा रजिस्टिविटी। ठीक है, तो रो इंटू एल अपॉन ए, ये फॉर्मूला निकल के आएगा। तो ये रेजिस्टेंस जो होता है बेटा, ये किस पर डिपेंड होता है? ये लेंथ पर डिपेंड होता है, एरिया पर डिपेंड होता है, साथ ही साथ ये रेजिस्टेंस मटेरियल पर भी डिपेंड होता है। जैसे कि सिल्वर है, कॉपर है, या फिर एल्यूमिनियम है। अगर हम लोग बात करें सिल्वर की, तो सिल्वर में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं बेटा। सबसे ज्यादा किसमें प्रेजेंट होंगे? सिल्वर में। उसके बाद होंगे कॉपर में, और सबसे कम जो होंगे वो होंगे एल्यूमिनियम में बेटा, इनके कंपैरिजन में। तो यहाँ पर अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो करंट इसमें से ज्यादा फ्लो होगा। इसमें अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम है तो इसमें से कम करंट फ्लो होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, और एल्यूमिनियम में सबसे कम होगा इन दोनों के कंपैरिजन में। तो इस तरह से मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड होता है कि रेजिस्टेंस कितना प्रोड्यूस्ड होगा। ठीक है बेटा, तो ये तीन चीजें आप लोगों को भूलना नहीं है। तो इसका ऐसा यूनिट क्या निकल के आएगा रेजिस्टिविटी का? बोलो। रो क्या निकल के आएगा यहाँ से? रो इज इक्वल्स टू, रो को इसी साइड रखो, तो ये होगा आर इंटू ए अपॉन एल। आर का यूनिट होगा ओहम, एरिया का होगा बेटा मीटर स्क्वायर, और लेंथ का होगा मीटर। तो मीटर मीटर के साथ कैंसिल होगा और हमें मिलेगा ओहम मीटर। सो ओहम मीटर इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो ये बातें भी आप लोगों को याद रखना है। क्लियर है? तो समझ में आया? रेजिस्टेंस और लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर आप लोग लेंथ बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस वहां पे इंक्रीज होगा, अगर आप डायमीटर वहां पे बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें दिया गया है अ 6 मीटर लॉन्ग वायर मेड फ्रॉम एन अलॉय। अलॉय का मतलब क्या होगा बेटा? कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू मटेरियल्स। नाइक्रोम जैसे कि निकेल एंड क्रोमियम is shaped into a coil and given for producing heat, it has a resistance of 24 ohms। तो यहाँ पे बेटा प्रिंटिंग मिस्टेक है, जो बुक में आंसर है उसके लिए यहाँ पे 240 ओहम चाहिए। कितना चाहिए बेटा यहाँ पे? 240 ओहम्स, तो वो करेक्ट कर लेना है। कैन वी गेट मोर हीट इफ द वायर इज कट इनटू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ? देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है कि लेंथ जो है इनिशियली बेटा वो यल है, यल लेंथ होगी तब उस वायर में 24 ओहम्स इतना रेजिस्टेंस प्रोड्यूस्ड होगा। ठीक है, और साथ ही साथ वहां पे हीट प्रोड्यूस्ड होंगी। तो हीट जो होंगी बेटा वो उस पावर के ऊपर ही डिपेंड होंगी, जितनी पावर होंगी उतनी उसके अंदर हीट प्रोड्यूस्ड होने वाली है। उनका कहना है कि अगर आप इस कंडक्टर को हाफ कर दो, इसकी लेंथ अगर हाफ कर दो, आप L/2 कर दो, तब इसके अंदर जो हीट प्रोड्यूस्ड होंगी, क्या वो हीट पहले वाले हीट से ज्यादा होगी या नहीं, ये हमें बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर हम लोग क्या करेंगे, गिवन डेटा जो है वो लिख लेते हैं। गिवन में क्या क्या बेटा? यहाँ पे सबसे पहले लेंथ है, उसको हम लोग L1 कहेंगे 6 मीटर। देन रेजिस्टेंस है R1 24 ओहम्स। कैन वी गेट मोर हीट इफ द वायर इज कट इनटू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ एंड शेप्ड इनटू अ कॉइल? फॉर गेटिंग एनर्जी द टू एंड्स ऑफ द वायर आर कनेक्टेड टू अ सोर्स। सोर्स दिया हुआ है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, मतलब वोल्टेज दिया हुआ है 220 वोल्ट। सही है, और जैसे हमने पढ़ा था बेटा, अभी मुझे एक बात बताओ, रेजिस्टेंस का और लेंथ का क्या रिलेशन है? आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल है। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल
सो R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू L1 अपॉन L। तो R1 कितना है बेटा हम लोगों के पास? R1 है 24, R2 हमें निकालना है, उसके बाद L1 कितना है? वो है 6, L2 कितना है? 3। हाफ कर रहे हैं ना, तो L2 कितना होगा बेटा? L2 आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 3। अब तो हम यहाँ से निकालेंगे R2 कितना है। सो R2 इज इक्वल्स टू, R2 को उस साइड ले लो, इसे इस साइड ले लो, तो यह आ जाएगा 24 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 6, 6 4 ज़ा 24, तो R2 बन जाएगा बेटा 4 3 ज़ा 12 ओहम। चेक कर लो, सही है। अब हमें निकालना है बेटा पावर, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? फॉर होल वायर, मतलब जब उसकी लेंथ L थी तब कितनी हीट प्रोड्यूस्ड हो रही थी वो निकालेंगे। उसके लिए हमें पावर पता होनी चाहिए। पावर का फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे बेटा? V स्क्वायर अपॉन R1। क्यों? क्योंकि आपके पास V है और R है, तो थर्ड फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे P इज इक्वल्स टू, लेकिन बेटा रेजिस्टेंस कितना लेना है? क्या बोला था मैंने? एज पर यूर बुक अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे 240 नहीं, यहाँ पे क्या होना चाहिए? सॉरी 24 नहीं, यहाँ पे क्या होना चाहिए? 240 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर भी कितना होगा? जैसे कि हमने R1 निकाला है, यहाँ पे भी 240 होगा, तो यहाँ पे 120 आ जाएंगे बेटा। ठीक है, तो R2 कितना होगा? 120 होगा, तो V स्क्वायर मतलब कितना? 220 इंटू 220। डिवीजन में कौन लिखेंगे? R1। R1 कितना है आपके पास? 240 है। ठीक है, चलो अब करो इसे, ये कितना मिलेगा हमें? 11 इंटू 220 डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, आगे 12 वन ज़ा 12, और कितने मिलेंगे वहाँ पे भी? 10, तो बन जाएंगे 100। 100 12 8 ज़ा 96, कितने बचेंगे? 4, 12 3 ज़ा तो 18.3, 11 इंटू 18.3, सो 11 3 ज़ा 33, कैरी करेंगे 3, 11 8 ज़ा 88, 88 प्लस 3 91, कैरी करेंगे 9, देन 11 1 ज़ा 11, और 11 प्लस 9 20, तो ये निकल के आ रहा बेटा 201.3। अप्रोक्सीमेटली कितना होगा वो? 201 वैट होगा। वैट, पावर का यूनिट क्या होता है? वैट्स। तो पावर जो है वो कितनी आ रही है? 201 वैट्स। इतनी हीट जो है बेटा वहां पे प्रोड्यूस्ड होने वाली है। पावर ज्यादा होंगी तो हीट ज्यादा प्रोड्यूस्ड होंगी, पावर कम होंगी तो हीट कम प्रोड्यूस्ड होंगी। अब सेकंड P2 निकाल लेते हैं। तो सेकंड केस क्या होंगे अपने लिए? फॉर हाफ लेंथ, तो हाफ लेंथ के लिए फॉर्मूला क्या है? वही सिर्फ सिर्फ R2 की जगह, R1 की जगह पे क्या लेंगे? R2 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाय R2 कितना है अभी? 120 बेटा, तो ये जीरो के साथ जीरो कैंसिल होगा, और अब भी हमने 12 से डिवाइड किया था, देखो 12 से 220 को डिवाइड किया था तो कितना मिला था हमें? 18.3 मिला था। सही है, और ये जो 22 है वो ऐसे ही रखेंगे। चलो आप 22 से मल्टीप्लाई करो इसे, तो 18.3 इंटू 23, 2 3 ज़ा 6, 2 8 ज़ा 16, और 3 यहाँ पर भी 6 6 3, कितना मिलेगा? 12 101, तो ये आ जाएंगे बेटा 402.6। ठीक है, लेकिन ये 6 जो है वो 5 से बड़ा है, तो अप्रोक्सीमेटली पावर जो होंगे बेटा वो बन जाएंगे 403 वैट्स। समझे कि नहीं? तो सेकंड केस में बेटा देखो पावर यहाँ पे 403 मिल रही है, और जो फर्स्ट केस है इसमें पावर हमें 201 मिल रही है। कौन सी पावर ज्यादा है? सेकंड केस। मतलब जब आप वायर को आप हाफ में कट कर रहे हो तो वहां पे जो पावर होंगी वो ज्यादा होंगी, पावर ज्यादा होंगी तो वहां पे हीट भी ज्यादा प्रोड्यूस्ड होंगे। तो सेकंड केस में हम लोग बोल सकते हैं यस वी विल गेट मोर हीट इफ वी कट द वायर इनटू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो है, अ सेल इज कनेक्टेड टू अ 9 ओहम रेजिस्टेंस। एक सेल है और इस सेल को हम 9 ओहम के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, तो रेजिस्टेंस दिया हुआ है। रेजिस्टेंस कितना है?
वो है 9 ओम। बिकॉज ऑफ व्हिच हीट ऑफ 400 जूल इज प्रोड्यूस्ड पर सेकंड। अब मुझे एक बात बताओ, 400 जूल पर सेकंड, ठीक है। तो जूल मतलब तो एनर्जी है बेटा, हीट भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी ही है। हीट एनर्जी को ही हम लोग क्या कहते हैं, वर्क डन अपॉन वर्क डन कहते हैं। तो ये वर्क डन अपॉन टाइम हो जाएगा, और वर्क डन अपॉन टाइम क्या होता है बेटा, पावर होता है। तो इसे बहुत अच्छे से याद रखना है। 400 जूल इज प्रोड्यूस्ड पर सेकंड विद रिस्पेक्ट टू टाइम दिया हुआ है, इसलिए ये पावर होगी। तो पावर क्या होगी अपने पास, 400 जूल होंगी, क्योंकि डिवाइडेड बाय 1 ही लिखने की जरूरत नहीं है। ड्यू टू अ करंट फ्लोइंग थ्रू इट ऑब्टेन द पोटेंशियल डिफरेंस। क्या निकालना है हमें, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, मतलब वोल्टेज निकालना है, ठीक है। चलो, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे बोलो अभी, पी है और वी है और आर है, वही फिर से थर्ड फॉर्मूला, P इज इक्वल्स टू वी स्क्वेयर अपॉन आर। तो वी स्क्वेयर क्या होगा, P इंटू आर। P कितना है आपके पास बोलो, P की वैल्यू कितनी है, वो है 400, यहाँ पे रखेंगे 400, और R कितना है, वो है 9। इस साइड से स्क्वायर को हटा दो और ये वाली साइड लिख देंगे हम अंडर रूट में। सो 400 इंटू 9, बेटा 400 किसका स्क्वायर होता है, 20 का, 9 3 का। तो यहाँ पे 20 इंटू 3 करेंगे तो 60 वोल्ट आंसर जो है हमें मिल जाए। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, एन इलेक्ट्रिक आयन यूजेज अ पावर ऑफ 1100 वैट व्हेन सेट टू हायर टेम्परेचर। जैसे अपने घर में जो इलेक्ट्रिकल आयन होती है बेटा, तो यहाँ पे जो पावर वो यूज कर रही है वो है 1100 वैट, लेकिन आप उस आयन को हायर टेम्परेचर पे उस समय सेट कर रहे हो, ठीक है। जब वही इलेक्ट्रिक आयन आप लोअर टेम्परेचर पे सेट करोगे तो वहां पे आप लोगों को 330 वैट जो है वो पावर लगने वाली है। सो फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक करंट। क्या निकालना है हमें, इलेक्ट्रिक करंट निकालना है, साथ ही साथ रजिस्टेंसेस फॉर द रेजिस्टेंस ऑफ द टू सेटिंग्स द आयन इज। तो इलेक्ट्रिक करंट और रेजिस्टेंस हम लोग यहाँ पे निकालेंगे, ठीक है। चलो, सबसे पहले गिवन डेटा लिख लो। गिवन में कौन कौन है, पावर है P1, पहले P1 लिख देते हैं बेटा, वो है 1100 वैट। उसके बाद P2 भी दिया हुआ है, P2 है 330 वैट, जब लोअर टेम्परेचर पे सेट कर रहे। इलेक्ट्रिक करंट निकालना है, वोल्टेज दिया हुआ है 220 वोल्ट। देन I1 निकालना है, I2 निकालना है। फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक करंट एंड द रिस्पेक्टिव रेजिस्टेंसेस। R1 निकालना है, साथ ही साथ R2 भी निकालना है। क्लियर है? क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे बेटा, P है, V है और I है। तो पहले बेटा हम तो बेसिक फॉर्मूला लगाएंगे। फर्स्ट पावर का कौन सा, P इज इक्वल टू V इंटू I। तो पावर 1 यूज कर रहे तो करंट 1 वहां पे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो I1 कितना निकल के आएगा, फिर I1 इज इक्वल्स टू P1 डिवाइडेड बाई V। P1 कितना है, वो है 1100 वैट, और V कितना है, वो है 220 वोल्ट। तो 0 0 कैंसल, 22 5 जा 110। तो I1 निकल के आएगा बेटा यहाँ से 5 एम्पियर, ठीक है। अब I1 आप लोगों के पास है, आप लोग R1 निकाल सकते हो बेटा। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे आप, ओहम्स लॉ लगा देते, बाय ओहम्स लॉ। V इज इक्वल्स टू I इंटू आर। वी तो उतना ही रहेगा, I1 और R1 की बात हो रही, ठीक है। तो R1 कितना होगा यहाँ से, R1 होगा, R1 इज इक्वल्स टू V अपॉन I1। सो R1 इज इक्वल्स टू V कितना है आप लोगों के पास, 220 डिवाइडेड बाय, और करंट कितना मिला हमें, 5 एम्पियर। तो R1 निकल के आएगा 5 4 जा 20 एंड 5 4 जा 20 ओहम, ठीक है। अब जिस तरह से हमने R1 और I1 निकाले बेटा, उसी तरह से हमें I2 और R2 निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे नाउ P इज इक्वल्स टू V इंटू I। तो सेकंड पावर की बात हो रही, करंट भी I2 होगा।
तो P2 कितना है आप लोगों के पास? 330 है, लिखो यहाँ पे 330। V कितना है? V V की वैल्यू है 220, तो यहाँ पे लिखेंगे 220 इंटू I2। चलो, तो I2 निकल के आएगा, I2 इज इक्वल्स टू 330 डिवाइडेड बाय 220, 0 0 कैंसिल, 3/2। तो I2 की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? 1.5 एम्पियर। चेक कर लो, सही है। 11 3 जा 33, 11 2 जा 22। नाउ बाय ओहम्स लॉ, क्या होगा बेटा ओहम्स लॉ? V इज इक्वल्स टू I इंटू आर। बात किसकी कर रहे हैं हम लोग? R2 और I2 की। तो मुझे R2 चाहिए, तो R2 क्या होगा? V अपॉन I2। V कितना है आप लोगों के पास? 220 डिवाइडेड बाय करंट कितना है? 1.5। तो 1.5 को यहाँ पे क्या कर देते बेटा? पॉइंट को हटा देते, तो क्या लिख सकते हैं इसे हम? 2200 डिवाइडेड बाय 15 लिख देंगे। यहाँ पे पॉइंट हटा दिया, एक जीरो ऊपर बढ़ा दिए। अब करो इसे डिवाइड, तो R2 कितना मिलेगा हमें? 15 1 जा 15, ठीक है। कितने मिलेंगे यहाँ पे? 7। अब हो गए 70, 15 4 जा 60, कितने बचेंगे? 10, और ये आगे वाला जीरो 100, 15 6 जा 90, फिर से 10, फिर से 15 6 जा 90, तो नियर अबाउट 146.6। R2 कितना निकल के आ रहा है बेटा? 146.6 ओहम। तो इस तरह से आपको ये वैल्यू जो है वो निकालनी है। क्लियर है? चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 है, एन इलेक्ट्रिक टंगस्टन बल्ब इज कनेक्टेड इनटू अ होम सर्किट। द होम इलेक्ट्रिक सप्लाई वोल्टेज दिया हुआ है वो है 220 वोल्ट। उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन स्विच्ड ऑन करंट, करंट कितना फ्लो हो रहा है? 0.45 एम्पियर। ओके, व्हाट मस्ट बी पावर, पावर निकालना है वैट में। इफ इट इज केप्ट ऑन फॉर 10 आवर्स, 10 आवर्स के लिए आप उस बल्ब को चालू रख रहे हो, हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल बी कंज्यूम। मैंने आपको पहले ही बोला था कि 1 किलोवाट आवर मतलब कितना होता है बेटा? 1 यूनिट होता है। तो एक इलेक्ट्रिक बल्ब पे टंगस्टन का, और आप उसको 10 आवर्स के लिए चला रहे हो, तो बताना है कि वहां पे आप लोगों को कितने इलेक्ट्रिकल यूनिट जो है वो यूज करने होंगे। तो सबसे पहले हम लोग बेटा पावर निकाल लेते हैं यहाँ पे, और पावर निकालने के बाद फिर हम लोग बात करेंगे कितने यूनिट्स हम लोग यूज कर रहे हैं। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम? सबसे पहले पावर के लिए V इंटू आई लगा देते, सो P इज इक्वल्स टू V इंटू आई। सो P इज इक्वल्स टू वोल्टेज कितना है आपके पास? 220 इंटू करंट कितना बेटा? 0.45, ठीक है। तो P कितना होगा? 22 इंटू 4.5 कर देता हूँ, चलेगा। एक जीरो जो है कैंसिल कर दिया, पॉइंट एक डिजिट से मैंने आगे शिफ्ट कर दिया, तो P कितना होगा? 25 5 जा 110, तो जीरो कैरी करेंगे 11, एंड 22 4 जा 88, 88 प्लस 11 88 89 99, सही है। और यहाँ पे लगा देंगे पॉइंट, कितना? वैट। तो पावर कितनी होंगी बेटा? पावर होंगी 99 वैट, ठीक है। तो वैट में हम लोगों ने पावर निकाल ली। अब उनका कहना है इफ इट इज केप्ट फॉर 10 आवर्स, 10 आवर्स के लिए चला रहे बेटा हम लोग, तो कितने इलेक्ट्रिकल यूनिट्स हम लोग यूज कर रहे हैं? तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए फॉर्मूला है अपने पास, क्या फॉर्मूला है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम, सही है। तो इलेक्ट्रिकल यूनिट्स E इज इक्वल टू P, P कितना है? 99 है बेटा, तो 99 लिख देता हूं, और टाइम कितना है? 10 आवर्स है। लेकिन याद रखना पावर यहाँ पर किस में ली हुई है? हमने वैट में ली हुई है। किस में लेना जरूरी है? लास्ट लेक्चर में बताया था मैंने, किलोवाट में। तो पहले इसे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ,
तो ये आ जाएगा 990, लेकिन ये वैट आवर में, ठीक है। तो कितने से मल्टीप्लाई करो, 10 टू द पावर किलो, किलो चाहिए तो 10 टू द पावर 3 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, बराबर है। मतलब किलो, अगर जैसे कि किलो किलोग्राम दिया हुआ है बेटा, ठीक है, और किलो को अगर मैंने हटा दिया तो वहां पे मैं लिखूंगा 10 टू द पावर 3 ग्राम। लेकिन अगर मुझे किलो लगाना हो तो 10 टू द पावर 3 से मुझे डिवाइड करना होगा। मतलब मैं इसे 1000 से डिवाइड करूंगा तो मुझे इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेंगी 0.99 किलोवाट आवर, समझे। तो इतने इलेक्ट्रिकल यूनिट्स जो है बेटा वो आप लोगों को वहां पे यूज करने होंगे। अंडरस्टूड।